हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसों के बारे में। इकोनॉमिक्स के वीडियो बनाना शुरू किया हो और पैसों के बारे में बात नहीं करूंगा ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसा क्या है, कितने तरीके का पैसा है और पैसे का काम क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैसा एक ऐसा चीज़ है जिसके मदद से आप वस्तु या फिर सेवा खरीद सकते हैं और साथ ही साथ उधार चुका सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। मैं यहाँ पे जितने भी सारे टाइप्स है सबको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। मैं सिर्फ डेफिनेशन नहीं दूंगा कि आप इस वीडियो को देख के चले जाए और आपको ठीक से पता भी नहीं चले कि क्या क्या चीज़ें मैंने देखा, इसलिए मैं एग्जाम्पल से वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। तो पहला जो टाइप आता है वो है कमोडिटी मनी। जब किसी भी करेंसी को कोई भी कमोडिटी के ऊपर छापा जाता है, मतलब कोई भी मुद्रा है, जैसे कि सोने का कॉइन हो गया, चांदी का कॉइन हो गया या फिर तांबे का कॉइन हो गया, ये सब कुछ कमोडिटी मनी है। उसके बाद आता है फिएट मनी। फिएट मनी को आदेश मुद्रा भी कहा जाता है क्योंकि इस करेंसी को आदेश के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे कि आपके जेब में जो 100 रुपये का नोट है, उस नोट को छापा गया है एक पेपर में जिसका खुद का कुछ खास वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने साइन करके दिए है कि इस कागज़ के टुकड़े को आप इंडिया में कहीं पे भी दिखाएंगे आपको 100 रुपये का वैल्यू मिलेगा, इसी वजह से उस कागज़ के टुकड़े का वैल्यू 100 रुपये है। क्योंकि इसे लीगली इशू किया गया है इसलिए इसे लीगल टेंडर भी कहा जाता है। अब कमोडिटी मनी और फिएट मनी में क्या फ़र्क है, चलिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और फनी सा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब बहुत सारा, इतना सारा कि आप पैसों के बिस्तर पे सोते हैं। वही दूसरी ओर मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास 4-5 चांदी के सिक्के हैं और कुछ 100-200 रुपये का नोट है, बस इतना ही है। अब आज का डेट है 8 नवंबर 2016, मतलब डिमोनेटाइजेशन का डेट। अब रात को टीवी में माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए और कहे, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। तो इसके बाद आप जो कुछ देर पहले पैसों के बिस्तर पे सो रहे थे, इतने ज़्यादा अमीर थे, उस पैसों का आप कोई वैल्यू ही नहीं बचा, वो आप रद्दी के भाव भी नहीं बिकेगा। लेकिन मेरे पास जो 2-4 चांदी के सिक्के थे उसका वैल्यू अभी भी उतना ही है। अब चांदी के सिक्के का वैल्यू या तो उतना हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। कैसे, चलिए अगले पॉइंट में देखते हैं। तो इस पॉइंट में मैंने यही बताया कि फिएट करेंसी जो है उसका खुद का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो लीगल टेंडर है, सरकार जारी करते हैं, मतलब आरबीआई जारी करते हैं, इसी वजह से वो यहाँ पे चलता है। चलिए अब बात करते हैं फुल बॉडीड मनी के बारे में। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे पास चांदी के सिक्का है, तो मान लीजिए इस चांदी के सिक्के में 1000 रुपये लिखा गया है। यहाँ पे खैर 1 रुपये लिखा गया है क्योंकि ये बहुत ही पुराना है, 1839 का एक कॉइन है। तो मान लीजिए यहाँ पे 1000 रुपये लिखा गया है। तो अब मैं घूमते घूमते चला गया जापान में। जापान में इंडियन करेंसी तो चलेगा नहीं, तो मैं दुकान में गया और कहा कि मुझे ये चीज़ दे दीजिए, बदले में मैं आपको एक कॉइन देता हूँ 1000 रुपये का। तो दुकानदार मुझे क्या कहेगा, भैया आप जापान में आ गए हैं, यहाँ पे तो इंडियन करेंसी नहीं चलेगा। तो मैं उन्हें क्या कहा कि देखिए ना भैया, ये तो चांदी के कॉइन है और इसका वैल्यू भी 1000 रुपये है, यहाँ पे इंडियन करेंसी नहीं चलता है, तो क्या हुआ, आप अगर इसको पिघला के भी यूज़ करेंगे तो भी इसका वैल्यू 1000 रुपया ही रहेगा। तो वो मान जाएगा। कहने का मतलब ये है, फुल बॉडीड मनी के केस में कितना लिखा गया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर वो लिखा गया है उसका वैल्यू भी उतना ही है जितना लिखा गया है। अब आगे बात करते हैं क्रेडिट मनी। मैं कुछ देर पहले ही कहा कि मेरा जो पैसा है, मतलब सिक्का है, उसका वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे, चलिए जानते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक तांबे का कॉइन है जिसमें लिखा गया है 1000 रुपया। अब क्योंकि तांबे का वैल्यू कम होता है, तो मान लीजिए जिस मेटल के ऊपर, मतलब तांबे के ऊपर उसे लिखा गया है उसका वैल्यू 100 रुपया है, लेकिन क्योंकि उसे 1000 रुपया लिखा गया है, तो अगर मैं इंडिया में इसका यूज़ करूंगा तो मैं कहीं पर भी जाऊंगा मुझे 1000 रुपये का वैल्यू मिलेगा।
और फिर से अगर मैं घूमते घूमते जापान चला गया तो तब अगर मैं 1000 रुपये का चीज़ें खरीदना चाहूँगा तो इस बार दुकानदार कहेगा कि भैया इस बार तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि आप जिस कॉइन को लेके आए हैं वो तांबे का कॉइन है और तांबे का वैल्यू 1000 रुपये नहीं है, इसका वैल्यू तो 100 रुपया है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ठीक है आप मुझे 100 रुपये का चीज़ ही दे दीजिए। मतलब फिएट करेंसी से इसका वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इसका खुद का एक वैल्यू है लेकिन उतना नहीं है जितना फुल बॉडीड मनी का होता है। और उसके बाद आता है फिड्यूशियरी मनी। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कहूँ तो फिड्यूशियरी मनी का मतलब होता है चेक, एक ऐसा मनी जो कि बिलीफ के ऊपर टिका हुआ है। अब मान लीजिए आपका एक दुकान है, मैं मोबाइल खरीदने के लिए गया, 20,000 रुपये का मोबाइल खरीदा और मैंने आपको 20,000 रुपये का एक चेक लिख के दे दिया, तो आपने मुझे मोबाइल भी दे दिए। अब यहाँ पे मैं आपको पैसा नहीं दिया, मैंने आपको एक कागज़ का टुकड़ा दिया, एक चेक दिया, लेकिन आप ये भरोसा कर रहे हैं कि आप अगर उस चेक को बैंक में दिखाएंगे तो आपको 20,000 रुपये मिल जाएगा। तो ये जो मनी है ये पूरी तरीके से बिलीफ के ऊपर टिका हुआ है और कोई अथॉरिटी इसे इशू करने का पावर देता है, जैसे कि बैंक यहाँ पे मुझे चेक इशू करने का पावर दिया है। और उसके बाद आता है बैंक मनी। बैंक मनी और फिड्यूशियरी मनी को आप कन्फ्यूज मत करना। बैंक मनी का सीधा मतलब होता है आपकी बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है वो है बैंक मनी। मतलब आपकी बैंक अकाउंट में अगर 50,000 रुपये होगा तो वो हो गया बैंक मनी। फिड्यूशियरी मनी का मतलब होता है वो चेक का टुकड़ा, लेकिन बैंक मनी का मतलब होता है कि उस चेक को रियल बनाने के लिए जो पैसा आप बैंक में रखे हैं वो है बैंक मनी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फंक्शन ऑफ मनी के बारे में। मनी का कुल 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसों से आप चीज़ें खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू, पैसा किसी भी चीज़ का वैल्यू मेजर करने में हमारा मदद करता है। जैसे जब पैसा नहीं था, मतलब बार्टर सिस्टम चलता था, अगर उस सिचुएशन को हम इमेजिन करें तो इस पॉइंट को हम अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक गाय है, मेरे पास 2 बस्ता गेहूँ है। अब मुझे गाय चाहिए, आपको गेहूँ चाहिए, लेकिन 2 बस्ता गेहूँ की कीमत कभी भी एक गाय के समान नहीं हो सकता है। ये उस वक्त का इंसान को भी पता था कि गाय की कीमत ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है इसे पता करने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर हमारे पास पैसा रहेगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 बस्ता गेहूँ की कीमत है 2,000 रुपये, जबकि एक गाय की कीमत है 40,000 रुपये। तो यहाँ पे हम चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ की वैल्यू कितना है और कितना ज़्यादा है। उसके बाद पैसा उधार चुकाने के काम आता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लूँ तो मान लीजिए कोई भी एक इंसान है जिसे एक गाय खरीदना है और इसके लिए अब वो बैंक में गया लोन लेने के लिए। तो बैंक वाले क्या कहेंगे कि आपको कितने पैसा का लोन चाहिए, तो वो मान लीजिए कहा कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए 2 साल के लिए। तो बैंक ने कहा ठीक है आपको दे दूंगा, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप साइन कर दीजिए। तो उस इंसान ने कहा कि यहाँ पे क्या है, तो बैंक वालों ने कहा कि आपको हर एक साल में 10% का ब्याज देना पड़ेगा इस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। तो उस इंसान ने कहा कि इसका क्या मतलब हुआ, तो बैंक वाले ने उन्हें समझाए कि मान लीजिए आप इस साल 100 रुपये का उधार लेते हैं तो अगले साल आपको 110 रुपये देना पड़ेगा और उसके अगले साल आपको 121 रुपये देना पड़ेगा। इस तरीके से ये चलेगा। तो क्योंकि पैसा है इसीलिए ये होना मुमकिन है। अब मान लीजिए पैसा नहीं है, तो वो इंसान चला गया ऐसे एक इंसान के पास जिसके पास बहुत सारा गाय है, तो वो वहाँ पे जाके कहा कि मुझे एक गाय चाहिए उधार के लिए। तो अब वो इंसान क्या टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स करेगा कि आप एक गाय लेके जाइए और अगले 2 साल बाद आप इस गाय के साथ और एक गाय लेके आना। मतलब ऐसे तो इंटरेस्ट फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैसा है इसीलिए हम इसे लोन को रिपेमेंट कर सकते हैं और इंटरेस्ट को दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद पैसा वैल्यू स्टोर करने का काम आता है। पैसे को मोस्ट लिक्विड एसेट कहा जाता है, क्योंकि एक इंसान के पास घर हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, ये सब कुछ उसका एसेट है। लेकिन भगवान ना करे उनका घर में कोई एक बीमार पड़ जाए और उन्हें हॉस्पिटलाइज करने का ज़रूरत पड़े, तो उस वक्त हॉस्पिटल का बिल पेमेंट करने के लिए घर या गाड़ी काम नहीं आएगा, काम आएगा तो पैसा। इसलिए पैसा का एक बहुत बड़ा यूज़ ये भी है कि पैसा वैल्यू को स्टोर कर पाता है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप ऐसे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।